Okay, students, let us discuss about the topic vapor pressure. Now, what is vapor pressure for a liquid? Suppose a liquid is there in a container and liquid volatile होता है, means उसमें जो surface molecules of liquid है, they have tendency to form vapor. They can escape and they can form vapors of same liquid. अगर कंटेनर ओपन हो तो धीरे धीरे लिक्विड फिनिश होता जाएगा एंड वेपर्स बाहर लॉस होता रहेगा. बट इफ दिस कंटेनर इज पैक्ड एंड क्लोज एट द टाइम, इसमें दो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं. इफ द कंटेनर इज केप्ट क्लोज, देन यहां पर जो लिक्विड स्टेट है इट इज बीइंग चेंज इनटू वेपर्स. एंड एट सेम टाइम जैसे जैसे वेपर्स सैचुरेट होता जाता है, मोर एंड मोर वेपर्स आर फॉर्म, देन वेपर्स अगेन स्टार्टिंग फॉर्मिंग द लिक्विड स्टेट. सो इसमें वेपराइजेशन इज ऑल्सो ऑन गोइंग एज वेल एज कंडेंसेशन इज ऑल्सो ऑन गोइंग. सो डेफिनेटली ये जो वेपर फेज ऑफ लिक्विड है, दिस इज लिक्विड फेज एंड अबाव इज द वेपर्स ऑफ सेम लिक्विड. तो ये जो वेपर फेज ऑफ लिक्विड है ये डेफिनेटली अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता होगा. इट इज बिहेविंग लाइक गैस मॉलिक्यूल मूविंग रेंडमली इन द पार्टिकल, मूविंग रेंडमली विद इन द कंटेनर स्पेस. तो ये कुछ तो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. एंड वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम. मीन्स कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है धीरे धीरे वेपर्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है. एज मोर एंड मोर लिक्विड फॉर्म्स वेपर, द क्वांटिटी ऑफ वेपर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. बट डेफिनेटली एक टाइम के बाद जितना स्पीड से लिक्विड वेपर्स जनरेट करता है उतनी स्पीड से कंडेंसेशन भी होता है. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया मीन्स वेपर प्रेशर और नहीं बढ़ेगा. अभी अभी अगर हमने लिक्विड फिल किया है सो थोड़ा बहुत वेपर्स जनरेट होता है एंड इट इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड, वेपर प्रेशर. फिर मोर वेपर्स विल बी फॉर्म, वेपर प्रेशर विल चेंज, अल्टीमेटली मोर प्रेशर्स विल बी फॉर्म. बट धीरे धीरे एक टाइम आता है जहाँ पे स्पीड ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पीड ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाती है. तो उस वक्त जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, एट दैट टाइम द प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. सो डेफिनेशन इज एज पर इट, pressure exerted by vapors of a liquid which is in equilibrium with liquid at a given temperature. यहाँ liquid phase और vapor phase साथ में है, equilibrium में है. liquid phase vaporize हो रहा है and vapor phase liquid phase में change हो रहा है with the same speed. तो उस वक्त जितना भी vapors का pressure होता है, that pressure is called as vapor pressure of that liquid. जितना भी उसका प्रेशर आएगा उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं. सो एवरी वन ऑफ यू नोट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिमेंबर वेपर प्रेशर चेंजेस विथ टेम्परेचर. बिकॉज अगर हमने लिक्विड को लो टेम्परेचर पे रखा है देन लेस वेपर्स विल बी फॉर्म. हाई टेम्परेचर पर रखा तो ज़्यादा वेपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइजेशन होगा एंड मोर वेपर्स विल बी फॉर्म. So definitely vapor pressure depends on temperature. And जब तक temperature constant है, we will have a constant vapor pressure for that liquid. So everyone note down vapor pressure's definition. So we discussed how any liquid or how a pure liquid generates vapor pressure. If suppose we have mixture of liquids, mixture of two liquids, then what will be the situation? Suppose एक कंटेनर में दो लिक्विड्स मिक्स्ड हैं. So it is not a single liquid. Liquid A plus liquid B. Liquid B is different or other liquid. तो इसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व है.
they are in the liquid state and both are volatile. Now what will happen? Of course, liquid A will also form its vapors. There will be vapors shown by this black color, and liquid B is also going to form the vapors. I'm showing that by blue color. So under this situation, the concept of partial vapor pressure comes. So here, this will be the total vapor pressure. The total vapor pressure, if it is P, then it will be the partial pressure of liquid A plus partial pressure of liquid B. जब किसी भी वेपर फेज में दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, तो सम प्रेशर इज फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ A and some pressure here is formed by molecules of B. So the partial pressure, it is PA means partial vapor pressure. Sorry, this is vapor pressure. Partial vapor pressure of A molecules plus PB is the symbol of partial vapor pressure of B molecules, and that will be P is the symbol here. It is a total vapor pressure. So partial means contribution. Contribution of molecules of A in the vapor pressure is partial pressure of A molecules. Contribution of the vapors of liquid B will be partial vapor pressure. जैसे दो गैसेस मिक्स होती है तो जो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस होता है, उसके एडिशन से आता है. इन द सेम वे जब दो वेपर्स मिक्स होते हैं, वेपर्स आर ऑल्सो लाइक गैसियस फेज, दोनों लिक्विड्स के वेपर मिक्स्ड है, तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी द एडिशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बोथ. सो इन दिस सिचुएशन ये पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना कैसा है, उसके लिए वी कैन यूज रॉल्ड्स लॉ. So Raoult's law helps us to calculate or how to know the partial pressure of liquid A and the partial vapor pressure of liquid B. So here Raoult's law comes and I am writing the statement of Raoult's law. Let's see it. So as per Raoult's law, in the mixture of two volatile liquids, partial vapor pressure of each liquid is the product of, it is the product or multiplication of vapor pressure of pure liquid and its present mole fraction in the solution. अगर दो लिक्विड, लिक्विड 1, लिक्विड 2 दोनों को मिक्स किया जाए, लिक्विड 1 will also form vapor, liquid 2 will also form vapor. So the total pressure here is partial pressure of first liquid or contributions of vapors of first liquid plus partial pressure of second liquid. तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर का एडिशन. और पार्शियल प्रेशर एज पर द रॉल्ड्स लॉ, पार्शियल प्रेशर खुद क्या होता है, जो भी फर्स्ट लिक्विड है उसका पार्शियल प्रेशर इस लिक्विड का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर. आई विल डिनोट इट बाय सिंबल P1 नॉट. नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अलोन फर्स्ट लिक्विड. अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लिक्विड रखा जाए उस वक्त वो जितना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा उसको P1 नॉट बोलते हैं. So naught is the symbol of pure solvent into X1. X1 is its concentration in the liquid phase. Liquid phase में first molecule जितना उनका mole fraction है, concentration in the terms of mole fraction, उतना यहाँ multiply करना है. So it is the value of first liquid का partial pressure. Similarly जो second liquid है, अगर उसका partial pressure निकालना है, so again it will be the product of two components P2 naught n into x2. मीन्स सेकेंड लिक्विड अकेला रखा जाए तब वो कितना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, P2 नॉट. एंड x2 इज राइट नाउ जो मिक्सचर है उसमें कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड लिक्विड है. इफ देयर आर 3 लिक्विड्स देन सिंपली इसमें P3 एक टर्म ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी P3 नॉट इंटू x3 एंड सो ऑन. जितने कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड हो, जितने भी लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाए उसके अकॉर्डिंगली रॉल्ड्स लॉ अप्लाई हो सकता है. सो रॉल्ड्स लॉ टेल्स दैट
partial pressure of any liquid component in this mixture is product of two terms, vapor pressure of that pure liquid multiplied by its own mole fraction in this present mixture. Okay, अभी हम सिर्फ दो लिक्विड कंसिडर करेंगे. So our restriction will be only up to partial pressure of first liquid and the partial pressure of second liquid. So this is statement and the formula of Raoult's law. Now we'll see एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि Raoult's law रियल में दो लिक्विड्स के कॉम्बिनेशन का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. सो पहले ये कॉपी कर लो सब लोग. So here we are considering mixture of two liquids, liquid 1 and liquid 2 both. So here we are considering mixture of two liquids, liquid 1 and liquid 2, and they are mixed together here. First consider individual liquid. ये सिर्फ liquid 1 है and उसके alone vapors generate हो रहा है. If practically it is seen that इसका vapor pressure है 200 mmHg. अगर सेकेंड लिक्विड को अकेला एक कंटेनर में रखा जाए एंड इफ इट प्रोड्यूसेस द वेपर प्रेशर P2 मतलब सेकेंड लिक्विड का प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर एंड P1 नॉट रिप्रेजेंट्स प्योर लिक्विड. फर्स्ट लिक्विड का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर 200 mmHg है. सेकेंड लिक्विड को अकेला रखा जाए सो प्योर स्टेट में ये जो वेपर प्रेशर जनरेट करता है वो है 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. एनी हाउ सेकेंड लिक्विड ज्यादा वेपर्स जनरेट कर रहा है, ज्यादा वोलेटाइल है इस एग्जांपल में, इसलिए सेकेंड लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर है. सो इट इज मोर वोलेटाइल. सेकेंड लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है. नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ द मॉलिक्यूल इक्वली, अगर हम दोनों का इक्वल अमाउंट मिक्स करें या फर्स्ट लिक्विड ज्यादा ले सेकेंड लिक्विड कम करे व्हाटएवर, तो जो भी मिक्सचर आएगा इट विल हैव वेपर्स ऑफ बोथ द लिक्विड. यहाँ पे आपको ब्लू वेपर्स and black vapors दोनों दिखाई दे रहे हैं because it is mixture of both the liquids here. First liquid will also form vapor, second liquid will also form its own vapors. So under this situation ये याद रखें मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर आएगा, मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर it will be between these two vapor pressures, means between 400 एंड 200 mmHg कुछ भी हो सकता है. ऑफ कोर्स ये जो मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है ये ज्यादा जो वोलेटाइल लिक्विड है उससे तो ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा. सो इट्स वेपर प्रेशर विल नॉट एक्सीड 410 420 नहीं हो सकता है. जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें ऐड किया है इसका वेपर प्रेशर उससे तो कम नहीं हो सकता है, 200 से कम नहीं हो सकता है. दोनों मिक्स होने के बाद जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो 200 और 400 mmHg के बीच में होना चाहिए. हाँ, किसके क्लोज होगा इट डिपेंड्स कि ज्यादा किसका अमाउंट है. फर्स्ट लिक्विड ज्यादा ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर विल बी क्लोज टू 200. सेकेंड लिक्विड इसमें ज्यादा ऐड कर देंगे सो जो मिक्सचर आएगा उसका टोटल वेपर प्रेशर विल बी ऑफ कोर्स 390 380 400 के क्लोज आएगा. और अगर हम लोग दोनों का इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में 300 mmHg होगा. अभी मैंने एग्जांपल ये अज्यूम किया है कि फर्स्ट लिक्विड ज्यादा है 9 मोल्स ऐड किया है, सेकेंड लिक्विड कम है सिर्फ 1 ही मोल ऐड किया है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 200 के क्लोज बाय होना चाहिए. नाउ विल सी बाय रॉल्ट्स लॉ ये टोटल वेपर प्रेशर कितना आता है. सो फर्स्ट लिक्विड का 9 मोल है, सेकेंड लिक्विड का 1 मोल है एंड द टोटल मोल्स इन दिस सॉल्यूशन बिकम्स 10 मोल. एंड मोल फ्रैक्शन एज यू नो, मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस टोटल मोल फर्स्ट लिक्विड 9 मोल है, तो फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए 9/10. मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स एंड हेंस इट्स मोल फ्रैक्शन विल बी 0.9, यानी 90% फर्स्ट मॉलिक्यूल है. उसी तरह से सेकेंड लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है x2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो n2 अपॉन n1 प्लस n2. नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज 1 मोल एंड टोटल मोल्स आर 10 मोल, तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 आएगा. तो ये मोल फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे थे. फर्स्ट लिक्विड एंड सेकेंड लिक्विड का इतना मोल्स मिक्स करने के बाद मोल फ्रैक्शन आता है 0.9 एंड 0.1. अब रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करो और देखते हैं कि वो रियल में वैल्यू 200 के क्लोज है क्या. वी हैव टेकन एक्सेस ऑफ फर्स्ट लिक्विड
सो टोटल वेपर प्रेशर 200 के क्लोज आता है या नहीं आता है. व्हाट इज रॉल्स लॉ? द टोटल वेपर प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड. एंड पार्शियल प्रेशर एज पर द रॉल्स लॉ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द प्योर कंडीशन. जब वो अकेला था तो कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा था, एंड फिलहाल इस मिक्सचर में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना मोल फ्रैक्शन है, x1 प्लस सेकेंड लिक्विड का इसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इट डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड ऑल्सो इट्स मोल फ्रैक्शन P2 नॉट इंटू x2. P1 नॉट का वैल्यू है 200 एंड इसका मोल फ्रैक्शन गिवन मिक्सचर में है 0.9 प्लस P2 नॉट का वैल्यू है 400 एंड गिवन मिक्सचर में इसका मोल फ्रैक्शन है 0.1. So we need to add 200 into 0.9 plus 400 into 0.1 and that will be equal to 180. इसका प्रोडक्ट आएगा 180 plus 40. So the total vapor pressure of this mixture will be equal to 220 mmHg. So this is the total vapor pressure of the mixture created. As I told, mixture का vapor pressure जो भी pure liquids हैं उनके vapor pressure के बीच में रहेगा. Now this 220 is more close to 200 because first liquid ज़्यादा ऐड किया है. तो इस तरह से total vapor pressure when two liquids are mixed can be calculated by using Raoult's law. Everyone, copy this example. Okay, the total pressure of mixture is equal to partial pressure of first liquid plus partial pressure of second liquid, and partial pressure of first liquid as per Raoult's law. This is Raoult's law. Partial pressure of any volatile component is product of vapor pressure of liquid in the pure state, not represents pure liquid, and its mole fraction, first liquid का mole fraction. उसी तरह से सेकेंड लिक्विड जो है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सेकेंड लिक्विड एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर प्रिपेयर्ड. जितना भी उनका मोल फ्रैक्शन मिक्स करेंगे उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट दिस रॉल्स लॉ हियर. सो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. यहाँ तक हम लोग ने देखा था. नाउ एज यू रिमेंबर, दोनों लिक्विड का टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है, टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें दो लिक्विड्स हो या दो कंपोनेंट हो, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है. इट मीन्स दैट अगर मैं चाहूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लिक्विड को 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं. सब्स्टिट्यूट दिस एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट मोल फ्रैक्शन. सो P इज इक्वल टू P1 नॉट एंड फर्स्ट लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस x2 plus P2 naught into x2, and now multiply P1 naught in this bracket. P is equal to P1 naught minus P1 naught into x2 plus P2 naught into x2. In these two terms x2 is common, तो पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो. P2 naught x2 पहले ये टर्म माइनस P1 naught x2 प्लस लास्ट में ये P1 नॉट वाला टर्म. x2 and x2 is common, so here we get the equation P2 naught minus P1 naught into x2, the whole into x2 upon P1 naught. यहाँ पर इसको इसलिए मॉडिफाई किया कि हमने टोटल वेपर प्रेशर को जस्ट इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन लिक्विड, एक लिक्विड दोनों लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, उससे भी टोटल वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है. और इक्वेशन रीअरेंज करके या तो हम x1 निकाल सकते हैं या x2 निकाल सकते हैं. तो मैंने x1 एलिमिनेट कर दिया. तो हियर आई एम एक्सप्रेसिंग द टोटल वेपर प्रेशर ओनली इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन लिक्विड. एक ही लिक्विड x2 है, यहाँ कहीं भी x1 नहीं है. तो इस तरह से भी हम लोग टोटल वेपर प्रेशर इक्वेशन मॉडिफाई कर सकते हैं. एवरीवन नोट डाउन दैट एक्सप्रेशन.
हम लोग को अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। इंडिविजुअल लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर एंड टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो पहले एक स्क्रीन पॉज करो और ये डेरिवेशन लिख कर ले लो। So the graphical representation of first this equation is somewhat y is equal to m into x। y axis पर हम लोग partial pressure of first liquid and x axis पर उसी का मोल फ्रैक्शन प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टेट लाइन इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ये ओरिजिन से पास होगी एंड ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। स्टेट लाइन आएगा और ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। सिमिलरली ये भी उसी तरह का इक्वेशन है। y एक्सिस पर P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड प्लॉट हो रहा है, x एक्सिस पे उसका कॉन्सेंट्रेशन है इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इसका भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। बट ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैं थोड़ा अपवर्ड दिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों? सी, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3 अप टू कहाँ तक वेरी होता है? 1 तक। और जो एग्जाम्पल हमने किया था ना 2 लिक्विड्स, उसमें भी हमने सेकेंड लिक्विड को ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड अज्यूम किया था। वी अज्यूम दैट आवर सेकेंड लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल। याद होगा अगर आप लोग को, P1 नॉट का वैल्यू था 200 mmHg एंड P2 नॉट का वैल्यू था 400 mmHg। यानी सेकेंड लिक्विड का जो जब मोल फ्रैक्शन 1 होता है, मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो ऑफ कोर्स वो प्योर लिक्विड है, तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, दैट फाइनल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन वेरीज बिटवीन 0 to 1 एंड इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो 400 तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इट इज P2 नॉट। मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है वो कितना है? 400 mmHg। उससे कम 300, 200 ये सारी वैल्यूज है। सिमिलरली फर्स्ट लिक्विड कंपोनेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन 0, 0.1 अप टू 1 जा सकता है। जब ये 1 हो जाएगा मतलब ये प्योर लिक्विड है एंड इस जगह पर ये ग्राफ का लिमिट है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस ग्राफ का लिमिट है। मतलब जब फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 होता है एग्जैक्टली, तो उसका वेपर प्रेशर हमने कितना अज्यूम किया था? यानी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन 1 मतलब सेकेंड लिक्विड उसमें है ही नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर हमने कितना अज्यूम किया था? 200 mmHg एंड दिस इज द सिंबल ऑफ P2 नॉट। तो ये इंडिविजुअल लिक्विड है। फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक वैरी हो सकता है और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर 0 से लेके P2 नॉट तक जा सकता है। P2 नॉट जस्ट अज्यूम है 200। सेकेंड लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 0 से 0.1, 0.2, 1 तक वैरी हो सकता है और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर 0 से P2 नॉट तक जा सकता है। एंड इक्वेशन के हिसाब से भी जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, इफ दिस इज 1, इफ x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक्विड बिकम्स 1, तो अगर हम यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1 सब्स्टिट्यूट करने का मतलब पार्शियल प्रेशर विल बी अप टू P01। अगर x2 का वैल्यू 1 हो गया तो पार्शियल प्रेशर विल बी अप टू P2 नॉट। तो दैट इज, ये हो गया इंडिविजुअल ग्राफ ऑफ दिस 2 लिक्विड्स। नाउ कंबाइन इक्वेशन का ग्राफ अभी देखना है। सो इन द अबाउ इक्वेशन ऑल्सो ये याद रखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो पार्शियल प्रेशर विल बी जस्ट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर तक जा सकता है। नाउ कंबाइन बोथ द ग्राफ। द कंबाइन इक्वेशन जो हमने अभी ड्रॉ किया था, इट वाज समवॉट लाइक दिस। P, the total vapor pressure is equal to P2 naught minus P1 naught into x2 plus P1 naught। ये कंबाइन, ये जो है रॉल्ट लॉ का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली 1 लिक्विड एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। Here, if I am taking this graph as it is, दोनों ग्राफ को कंबाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिन पे ये अज्यूम कर रहे हैं x2 का वैल्यू 0 है और x2 का जो लिमिटिंग वैल्यू है x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड इज 1। सो दिस ग्राफ, द ब्लू लाइन विल बी एज इट इज हियर।
एंड इसी ग्राफ को हम लोग को इसको कंबाइन करना है, बट इसका ओरिजिन रिवर्स करना पड़ेगा, ग्राफ को उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर मैंने ये जो लाइन है x1 का वो एज इट इज ड्रॉ कर लिया, और ऐसा नहीं हो सकता है कि x2 भी 0 हो और x1 भी 0 है। एक्चुअली जब x2 0 होता है तो x1 का वैल्यू 1 हो जाता है, और जहाँ पे x1 1 होता है वहाँ पे, जहाँ पे x2 1 होता है वहाँ पे x1 का वैल्यू 0 होता है। जहाँ पे x1 का वैल्यू, जहाँ पे x2 का वैल्यू 0.1 होता है वहाँ ये 0.9 होना चाहिए, जहाँ ये 0.2 है वहाँ पे ये 0.8 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ग्राफ देखें तो ये जो ग्राफ है इसका 0 वाला ओरिजिन राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो दिस ग्राफ आई एम ओवर पुटिंग, यही ग्राफ मैं यहाँ ला के रख रहा हूँ, बट ऐसा टर्न करके। सो दिस ग्राफ ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, इसका ओरिजिन यहाँ पर आएगा एंड सेम एक्स एक्सिस विल बी देयर। यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है वो 0 है, और इस पॉइंट पर x1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। एंड पहले ये ब्लू लाइन, उसकी जो फाइनल लिमिट है वो यहाँ तक है, और ये जो ब्लैक लाइन है जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर इधर तक है। सो दिस इज द केस ऑफ कंबाइंड ग्राफ, ये कंबाइंड ग्राफ है। अब जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, एज वी हैव डिस्कस, जो भी टोटल वेपर प्रेशर जनरेट होता है वो इन दोनों लिमिटिंग वैल्यू के बीच में होता है। यानी टोटल वेपर प्रेशर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे भी हाई नहीं हो सकता है, लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है it is for P2 and this line is for P1, and total vapor pressure will be इससे हायर और उससे लोअर, so it will be that। ये जो नई लाइन ड्रॉ हो रही है that is the line of P, the total vapor pressure here। इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है in comparison with x2। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड बढ़ता जाएगा P का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, बट ये याद रखना P का वैल्यू P1 P2 नॉट, सॉरी ये हाँ P1 नॉट है, P का वैल्यू P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में होता है। ये जो P1 नॉट है और वो जो P2 नॉट है उसके बीच में ही रहेगा। दिस टर्म इज P2 नॉट, ये 400 वाला जो mmHg है, और ये 200 वाला जो था P1 नॉट, दिस इज हियर। सो वेपर प्रेशर विल बी इन बिटवीन दिस टू। दिस इज ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ कंबाइन और टोटल वेपर प्रेशर। जो भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड ये ग्राफ फॉलो करते हैं, यानी रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको आइडियल मिक्सचर्स बोला जाता है। आइडियल मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर एक मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिखाया जा सकता है। हम लोग यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं x2 इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है एंड x1 ये वाली डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे जैसे x2 का वैल्यू बढ़ता जाएगा x1 का वैल्यू कम होता जाएगा, लेकिन x2 के बढ़ने के साथ साथ टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। टोटल वेपर प्रेशर लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट लिक्विड के प्योर वेपर प्रेशर के बीच में ही रहता है, उससे ऊपर भी नहीं जाएगा और इससे कम भी नहीं होगा। So everyone can note down that graph, the graphical representation of Raoult's law. Now we will see some deviations from Raoult's law. See, there are two kind of liquid mixtures. One which obeys Raoult's law, ऐसे mixture of liquid को ideal solution बोलते हैं, and one which do not obeys Raoult's law. This is called as non-ideal solution of liquid and liquid, non-ideal mixture of लिक्विड एंड लिक्विड। तो जो भी हम लोग ने एक मिक्सचर बनाया है लिक्विड और इसका एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकाला, एक्सपेरिमेंटल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाला, और टोटल वेपर प्रेशर बाय रॉल्ट्स लॉ निकाला, कैलकुलेट किया। और दोनों वैल्यूज इक्वल आई, जो हम लोग ने रॉल्ट्स लॉ से थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया और जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया। अगर इक्वल आ रहा है तो वो आइडियल मिक्सचर है।
बट कभी कभी ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वेपर प्रेशर, जो भी तो जो भी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वेपर प्रेशर है और टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर्स आर नॉट इक्वल, देन ऐसे मिक्सचर को नॉन आइडियल मिक्सचर बोलते हैं। मतलब ये मिक्सचर रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन है, जो थ्योरेटिकल इक्वेशन है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, इसका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बाय रॉल्स लॉ है। अगर so if actual vapor pressure of mixture is greater than the vapor pressure calculated from Rod's law, तो इस तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन को माना जाता है दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है नॉन आइडियल मिक्सचर में जहाँ पर मिक्सचर का एक्चुअल टोटल वेपर प्रेशर, एक्चुअली जो भी वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर है और रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बाय रॉल्स लॉ, if actual vapor pressure of mixture is found to be less than the calculated vapor pressure, तो इस तरह से जो भी कंडीशन आएगी उसको ये माना जाएगा कि ये जो मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है ये भी रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, एंड दिस मिक्सचर इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो मिक्सचर का जो भी एक्चुअल वेपर प्रेशर है, एक्सपेरिमेंटली देखा मतलब एक्चुअली उतनी वैल्यू है, तो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर किसी भी दो लिक्विड के मिक्सचर का है और थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, इफ दे आर इक्वल देन दैट मिक्सचर इज आइडियल। इफ एक्चुअल वेपर प्रेशर मेजर्ड, इफ एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर is not equal to the vapor pressure calculated from Rod's law, then it is non-ideal mixture. Non-ideal mixture दो तरह का होता है, showing positive deviation, मतलब जो रियल में वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, और दूसरा टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का या फिर नॉन आइडियल मिक्सचर का, द मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसमें जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होता है, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल ऑफ लिक्विड मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विंग, बेंजीन एंड टॉल्विंग ये दोनों लिक्विड का मिक्सचर आइडियल मिक्सचर होता है। एंड पॉजिटिव डेविएशन में जो मिक्सचर आते हैं वो है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इन दोनों लिक्विड्स का मिक्सचर रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यानी कि अगर रॉल्स लॉ से उसका वेपर प्रेशर निकाला जाए और एक्चुअली मेजर किया जाए तो रियल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा। एंड दिस काइंड ऑफ मिक्सचर विच इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसमें आता है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का एक्चुअल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होता है, सो इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसके कुछ रीज़न है क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन या फिर क्यों ये नेगेटिव डेविएशन आता है, जो हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, दिस ऑल टाइप वी विल डिस्कस, बट पहले ये कंडीशन क्या होती है डेविएशन की। और एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये दोनों लिक्विड का मिक्सचर जो होता है वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है।
So everyone note down what is the meaning of ideal solution. इसका एक एग्जाम्पल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसका फर्स्ट केस जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, और उसी का ये सेकंड केस है जहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आ रहा है. दिस मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ की कंपैरेटिवली ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. So everyone note it down. Then we will discuss the reason behind positive and negative deviation. So let us discuss first ideal mixture or the ideal solution. इसमें प्योर लिक्विड 1 है, यहाँ प्योर लिक्विड 2 है, और यहाँ दोनों लिक्विड का मिक्सचर है. तो ऑफ कोर्स आइडियल मिक्सचर तब बनता है जब इसके जो लिक्विड 1 का एक मॉलिक्यूल और लिक्विड 1 का जो एक मॉलिक्यूल है उसका जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एंड लिक्विड 2 के जो मॉलिक्यूल है, तो लिक्विड 2 और लिक्विड 2 के दो मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. एंड मिक्सचर में क्या होगा, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 का आपस का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. If all these intermolecular attractions are equal, जितना strong intermolecular attraction first liquids के molecule में वैसा ही equal intermolecular attraction second liquid के mixture में, और उतना ही intermolecular attraction between first molecule and second molecule in the mixture है, तभी ideal mixtures prepared होता है. तो ये basically किसका खेल है, intermolecular force of attractions का. एंड ये याद रखना, आइडियल मिक्सचर में हमेशा लिक्विड चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. मतलब अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट लिक्विड का वॉल्यूम V1 है एंड सेकेंड लिक्विड का वॉल्यूम V2 है, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो V1 प्लस V2 रहेगा. अब आप लोग बोलोगे ये क्या बताया जा रहा है, ये तो हमेशा ऐसा ही होगा. अगर फर्स्ट लिक्विड 1 लीटर ऐड किया, सेकेंड लिक्विड 2 लीटर ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम 3 लीटर ही रहेगा ना. बट नहीं, हर लिक्विड में ऐसा नहीं होता है. कभी कभी ऐसा होता है एक लिक्विड का 1 लीटर दूसरे लिक्विड का 2 लीटर ऐड करो और टोटल वॉल्यूम 2.9 लीटर्स आता है. मतलब 3 लीटर नहीं आकर थोड़ा सा कम हो जाता है. ऐसा होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर में. टोटल वॉल्यूम इज नॉट द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम. तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 होना चाहिए. ओके यानी जब भी कभी भी आइडियल मिक्सचर प्रिपेयर होता है, तो आइडियल मिक्सचर के अंदर एक बेस्ट कंडीशन आती है कि ये जो मिक्सचर है उसका मिक्सिंग की वजह से वॉल्यूम में जो डिफरेंस आएगा वो 0 डिफरेंस रहना चाहिए. अगर फर्स्ट लिक्विड 1 लीटर ऐड किया, दूसरा लिक्विड भी 1 लीटर ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम 2 लीटर रहेगा. सो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग. हाँ, अगर नॉन आइडियल मिक्सचर रहेगा तो फर्स्ट लिक्विड का 1 लीटर दूसरे लिक्विड का 1 लीटर ऐड करो, हो सकता है डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0. अगर टोटल वॉल्यूम 2.1 लीटर हो गया या फिर टोटल वॉल्यूम 1.9 लीटर हो गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं डिफरेंस इन वॉल्यूम 0 नहीं है, डिफरेंस इन वॉल्यूम नॉन 0 है. या तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है या फिर वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है. तो आइडियल मिक्सचर में बिल्कुल ये होता है कि डिफरेंस इन वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, और फर्स्ट लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, सेकेंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स एंड मिक्सचर का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बराबर होता है, इक्वल होता है. अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, और उनमें कौन सा सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा. सी, नॉन आइडियल में 2 टाइप है, शोइंग पॉजिटिव और शोइंग नेगेटिव डेविएशंस. ओके, लेट्स कंसीडर फर्स्ट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जितना भी अट्रैक्टिव फोर्स है और सेकेंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जितना भी अट्रैक्टिव फोर्स है, मिक्सचर्स के मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत 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 कम है. हियर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर इन द इंडिविजुअल लिक्विड, बट मिक्सचर का
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फर्स्ट और सेकेंड लिक्विड के मॉलिक्यूल उतना अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना प्योर लिक्विड आपस में मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे केस में ये देखने को मिलता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम आता है ऑन मिक्सिंग, मिक्सचर का जो डिफरेंस इन वॉल्यूम आएगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब जब हम फर्स्ट लिक्विड का 1 लीटर और दूसरे लिक्विड का 1 लीटर ऐड करेंगे तो हमें लगता है टोटल वॉल्यूम 2 लीटर होना चाहिए, लेकिन टोटल वॉल्यूम 2 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इट विल बिकम मोर, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, अट्रैक्शन कम है, सो मॉलिक्यूल विल एक्वायर मोर स्पेस। एंड डेफिनेटली इसमें जो हमने एक्चुअल वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, इस मिक्सचर का जो भी एक्चुअल वाला वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर बाय रॉल्ड्स लॉ जो कैलकुलेट होता है, रॉल्ड्स लॉ से कैलकुलेट किया जाता है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। हाँ,